Welcome back Ji in the second session, and in this session we'll be talking about the basic HR concepts, and the first idea is getting results. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, उन सब के काम करने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव हो सकें। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया, दे कैन बी फाइनेंशियल इन नेचर, दे कैन बी स्ट्रेटेजिक इन नेचर, एंड दे कैन बी ऑपरेशनल इन नेचर। सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ये तमाम डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, MIS, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन में देते रहते हैं। सेम इज द केस विद द HR एज वेल। सो HR के होने का भी मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स का हसूल है। Therefore, it is said that HR creates value, ठीक है, by engaging in activities that produce the employee behaviors the company needs to achieve its strategic goals. अब इस एक स्टेटमेंट में बहुत सारे हमारे पास की वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात क्या हुई कि HR क्रिएट्स वैल्यू, ठीक है, तो HR का कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्रिएशन में वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। वैल्यू क्रिएशन से क्या मुराद होती है? वैल्यू क्रिएशन से मुराद ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इन स्पेसिफिक आप बेहतर से बेहतर वो बनाओ, ताकि कस्टमर्स के जहन में, अदर स्टेक होल्डर्स के जहन में उसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो मैक्सिमाइज वो हो सके। सो इस मकसद के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन है उसको मैनेज कर रहा है HR डिपार्टमेंट। सो हम दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि HR क्रिएट्स वैल्यू बाय एंगेजिंग इन एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, दैट प्रोड्यूस द एम्प्लॉय बिहेवियर्स, जिससे कि ऐसे बिहेवियर्स हमारे सामने आ सके जो कि कंपनी को दरकार है, द कंपनी नीड्स टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे बिहेवियर्स जो कंपनी को दरकार है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रेटेजिक गोल्स को वो अचीव कर पाए। ऑब्वियसली जब स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव हो रहे होंगे तो उसी के साथ साथ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल गोल्स भी वो अटैच्ड होंगे। सो दैट इज द बेसिक कोर, दैट इज द बेसिक इशू रिलेटेड विद द HR डिपार्टमेंट, and that is the basic objective of the HR to achieve the objectives of the organization. अब हमारे पास दो और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, and they are line and staff aspects of HRM. जब हम वर्ड लाइन मैनेजर का यूज करेंगे तो इससे मुराद होगी अ मैनेजर हु इज ऑथराइज्ड, ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी ऑफिशियली दी गई हो। So a line manager is a manager who is authorized to direct the work of subordinates and is responsible for accomplishing the organization's tasks. ठीक है, एक लाइन मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है जो कि फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर है। सो मार्केटिंग मैनेजर को ऑथराइज किया गया है कि वो अपने अंडर काम करने वाले तमाम सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करे। वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क्स को अचीव करवाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड और ट्रेन करे, ताकि वो काम को सही तौर पर अंजाम दें और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, सो लाइन मैनेजर आमतौर पर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजरियल पोजीशन पर लोग होंगे उन सबको हम कह सकते हैं। ठीक है, सो लाइन मैनेजर कैन बी फ्रॉम मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर है दैट इज अ लाइन मैनेजर। द सेकंड एस्पेक्ट वी हैव इज अ स्टाफ मैनेजर।
सो स्टाफ मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है जो कि तमाम लाइन मैनेजर्स को असिस्ट और एडवाइज करे, ठीक है। सो अ मैनेजर हु असिस्ट्स एंड एडवाइजेस ऑल द लाइन मैनेजर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, राइट बेटा। सो अब ये बात याद रखिएगा कि हर डिपार्टमेंट में एक लाइन मैनेजर तो होता है, लेकिन हर लाइन मैनेजर स्टाफ मैनेजर नहीं होता। जो स्टाफ मैनेजर की पोजीशन है दैट इज यूनिक विद एचआरएम मैनेजर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो मैनेजर हायर किया गया है, हु इज द एचआर मैनेजर, उसके पास ये डबल अथॉरिटी होती है कि वो लाइन मैनेजर भी होता है और वो स्टाफ मैनेजर भी होता है। और बीइंग अ स्टाफ मैनेजर, जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लाइन मैनेजर्स हैं उन तमाम को एचआर असिस्ट करता है और उनको एडवाइस करता है कि आपने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को किस तरीके से लेकर वो चलना है। अब हम लाइन मैनेजर्स की एचआरएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि बीइंग अ लाइन मैनेजर आपको एचआर के हवाले से वो क्या क्या काम परफॉर्म वो करना होगा। सो बीइंग अ लाइन मैनेजर, फर्स्ट थिंग you need to look at is placing the right person on the right job. सही बंदे को सही जॉब पर वो हायर किया जाए। नंबर 2, starting new employees in the organization. नए लोग जो हमें ज्वाइन करें, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, उनको आप ओरिएंटेशन सेशन दो। ओरिएंटेशन की फॉर्मेलिटीज और टेक्निकलिटीज वो इंशाल्लाह हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लाइन मैनेजर की एचआर के हवाले से। नंबर 3, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर जॉब्स न्यू टू देम। अगर जॉब में कोई ऐसा टास्क शामिल है जिसके हवाले से एम्प्लॉय ऑलरेडी ओरिएंटेड नहीं है तो उसके बारे में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। इसी तरह इंप्रूविंग द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ ईच पर्सन, गेनिंग क्रिएटिव कोऑपरेशन एंड डेवलपिंग स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप्स, ये उसकी जॉब में शामिल होगा। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब। कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक लाइन मैनेजर की एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करे, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे, प्रोसीजर्स को डेवलप करे। 8th पॉइंट में देखिएगा, डेवलपिंग द एबिलिटीज ऑफ ईच पर्सन, कि लोगों की जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनको वो डेवलप करने की कोशिश करे, उनको ट्रेन करे कि फिजिकली भी कि किस तरीके से काम को बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सकता है। इसी तरह 9th पॉइंट देखिएगा, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिपार्टमेंट मोरल, लोगों के एंथुसियाज्म को, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट को, मोटिवेशन को, सेटिस्फेक्शन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो अपना रोल अदा करे। एंड द 10th पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन। तो ये हमारे पास लाइन मैनेजर्स की एचआरएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको परफॉर्म करना हर लाइन मैनेजर की और बिलखसूस एचआर मैनेजर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। The next topic your author is talking about in the book is functions of the HR manager. So सबसे पहला फंक्शन जो एक एचआर मैनेजर को परफॉर्म करना है, दैट इज अ लाइन फंक्शन। इट इज सेड द एचआर मैनेजर डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन हिज और हर ओन डिपार्टमेंट and in related service areas like the plant cafeteria. ठीक है। सो एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने डिपार्टमेंट में लोगों को मैनेज करे। तो ऑब्वियसली ये उसकी लाइन अथॉरिटी भी होगी और ये उसका लाइन फंक्शन भी होगा कि अपने ही डिपार्टमेंट में अपने सबऑर्डिनेट्स को वो मैनेज करे। लेकिन इसके साथ साथ उसके पास कोऑर्डिनेटिव फंक्शन भी मौजूद है, जिसका मतलब क्या होगा, एचआर मैनेजर्स आल्सो कोऑर्डिनेट पर्सनल एक्टिविटीज, अ ड्यूटी ऑफ्टन रेफर्ड टू एज फंक्शनल कंट्रोल। ठीक है। तो जितने भी दूसरे पर्सनल्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन तमाम को भी कोऑर्डिनेट करना ये एचआर के कोऑर्डिनेटिव फंक्शन का पार्ट वो है। इसके बाद लाइन फंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन हो गया। द थर्ड फंक्शन वी आर गोइंग टू असाइन टू द एचआर मैनेजर इज स्टाफ फंक्शंस।
जिसमें कि वो असिस्ट एंड एडवाइस करता है दूसरे लोगों को. So assisting and advising the line managers is the heart of the HR manager's job. ठीक है? तो HR manager again is having a unique perspective of having these three functions, and rest of the managers in an organization, उनके पास mostly जो function perform हो रहा होता है, that is only the line function. अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा HR and authority. जब हम वर्ड अथॉरिटी का यूज करें तो इट मींस द राइट टू मेक डिसीजंस. ठीक है, कि आपको इस बात का इख्तियार दिया गया कि आप फैसले करो, डायरेक्ट अदर्स वर्क, दूसरों के काम को डायरेक्शन प्रोवाइड करो, एंड गिव ऑर्डर्स, और आप हुक्म जारी करो जिनको के पूरा करना आपके सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो दैट इज व्हाट वी कॉल, टिपिकली स्पीकिंग, अथॉरिटी. अब हमारे पास अथॉरिटी की कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट इंप्लाइड अथॉरिटी. और इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है द अथॉरिटी एक्सर्टेड बाय एन एचआर मैनेजर बाय विर्च्यू ऑफ अदर्स नॉलेज दैट ही और शी हैज एक्सेस टू टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, सो एचआर मैनेजर के पास एक ऐसी अथॉरिटी जो कि दूसरों को पता है, जिसके मुताबिक एचआर मैनेजर can directly contact to the top management of the organization. ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, गवर्नर से, सीईओ से वो डायरेक्टली जाकर वो बात कर सकते हैं. सो ये एक एचआर मैनेजर के पास अगेन एक यूनिक पावर आ गई विच इज नोन एज इंप्लाइड अथॉरिटी. दोबारा से डेफिनेशन को देखिएगा. द अथॉरिटी एक्सर्टेड बाय एन एचआर मैनेजर बाय वर्च्यू ऑफ अदर्स नॉलेज. ठीक है, दूसरों को भी इस बात का इदराक है that he or she has access to the top management. इसके बाद हमारे पास the next authority type is line authority, which means the authority exerted by an HR manager by directing and the activities of the people in his or her own department and in service areas. ठीक है, सो अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे जगहों पर भी जहां जहां पर उसके इख्तियारात कारआमद है, वहां पर जाकर वो लोगों को गाइड कर सकता है, उनको बता सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है कि आपने काम को किस तरीके से परफॉर्म वो करना है. सो एचआर मैनेजर के पास टॉप मैनेजमेंट तक रसाई भी है और अपने अंडर जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं काम को, उनको ऑर्डर करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद है. सो अगेन दैट इज समथिंग यूनिक विद द एचआर मैनेजर. इस सारी डिस्कशन के दौरान बेटा अगर कोई सवाल आपके जहन में आए तो आप जूम ग्रुप चैट में वो पूछ सकते हो. Now the next topic we are going to have is employee advocacy. And employee advocacy, we'll be talking about that HR must take responsibility for. अब HR की responsibility क्या है? Number one, clearly defining how management should be treating employees. कि एचआर एक पूरी पॉलिसी गाइडलाइंस बनाए, जिन पॉलिसी गाइडलाइंस में बताया गया हो कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो एम्प्लॉइज को ट्रीट कैसे कर सकते हैं. सो इसमें डिसिप्लिन पॉलिसीज भी हो सकती हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज भी हो सकती हैं, इसमें एथिकल पॉलिसी एस्पेक्ट्स भी काउंट किए जा सकते हैं, आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी काउंट किया जा सकता है. सो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्लियरली डिफाइनिंग हाउ मैनेजमेंट शुड बी ट्रीटिंग एम्प्लॉइज. नंबर 2, making sure employees have the mechanisms required to contest unfair practices. ठीक है, कि अगर कहीं पर कुछ इलीगल अनएथिकल हो रहा है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एचआर के ऊपर है. एंड नंबर 3, represent the interests of employees within the framework of its primary obligation to senior management. कि तमाम जो एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबके हकूक का तहफ्फुज करना, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एचआर मैनेजर की. सो देयरफॉर एम्प्लॉइज के हकूक को मैनेजमेंट तक पहुंचाना और मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को एम्प्लॉइज तक पहुंचाना,
ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेजर काम वो शामिल है। लाइन और स्टाफ मैनेजर का जैसा भी हमने जिक्र किया, उसके हवाले से बेटा याद रखिएगा, मार्केटिंग का मैनेजर सिर्फ मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लोगों को मैनेज करता है। फाइनेंस का मैनेजर सिर्फ फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोगों को वो मैनेज करता है। तो ये उनकी कहलाएगी लाइन अथॉरिटी, ठीक है, और वो कहलाएंगे लाइन मैनेजर्स। जिसके बरक्स जो एचआर मैनेजर है, जिसके पास स्टाफ अथॉरिटी भी मौजूद है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मैनेज नहीं करता। मींस एचआर मैनेजर सिर्फ लाइन मैनेजर नहीं होता, बल्कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी मैनेज करता है, उनको असिस्ट करता है, उनको एडवाइस करता है। तो ये उसकी कहलाएगी स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ ड्यूटी, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द एचआर मैनेजर्स जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैनेजर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बेटा? और यही चीज जब उसकी जॉब के अंदर एक्सटेंशन मौजूद है, तो यही चीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो बढ़ा देती है। Now, the next topic we have is examples of HR job duties. अब सबसे पहली एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है, that is the HR job would act like a recruiter. ठीक है? So recruiters would mean search for qualified job applicants. उसके बाद the HR job can take the shape of equal employment opportunity coordinator. ठीक है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब यह होता है कि तमाम लोग, चाहे वो किसी भी रंगो मजहब के हो, किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक रखते हो, आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप उनमें फर्क नहीं कर सकते जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात वो की जाए। मींस ना आप उनमें फर्क कर सकते हो इन केस ऑफ हायरिंग देम, ना आप उनमें फर्क कर सकते हो इन केस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ना आप उनमें फर्क कर सकते हो इन केस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब तक के वो तमाम एम्प्लॉइज किसी भी रंगो मजहब के हो, किसी भी नेशनैलिटी के हो, किसी भी जेंडर के हो, जब तक कि वो तमाम एम्प्लॉइज आर टेकन अप एज क्वालिफाइड, मींस देयर KSAOs आर इक्वल टू द TDRs। ठीक है? तो जब KSAOs TDR के मुताबिक हो, तो अब आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो अब HR की जो जॉब ड्यूटी होगी, that he or she can act and work as equal employment opportunity coordinator. अब उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वो कहता है कि investigate and resolve equal employment grievances, examine organizational practices for potential violations, and compile and submit EEO reports. ठीक है? तो ये तमाम उसके जॉब ड्यूटी में पॉइंट शामिल होंगे कि उसने अगर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की कहीं पर खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको टैकल करे, वो इस बात को एग्जामिन करे कि कहां पर खिलाफ वर्जी होने के चांसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो इन तमाम चीजों के बारे में अपनी रिपोर्ट्स वो कंपाइल करे और मैनेजमेंट को सबमिट करवाए। बिकॉज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो तहफ्फुज है वो इवन हमारे पास लॉ में मौजूद है और कोर्ट प्रोसीजर्स में भी मौजूद है। और पाकिस्तान में भी बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की खिलाफ वर्जी करने के तहत कोर्ट प्रोसीजर्स का सामना वो करना पड़ता है। इस सारी बात की डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट जॉब ड्यूटी जो HR परफॉर्म कर सकता है, एंड दैट इज जॉब एनालिस्ट्स। नाउ बाय द एक्सप्रेशन ऑफ जॉब एनालिस्ट्स वी मीन टू से कलेक्ट एंड एग्जामिन इंफॉर्मेशन about jobs to prepare job description। ठीक है? तो ऑब्वियसली चूंकि जॉब एनालिसिस के अंदर हमारे पास दो मेन चीजें थी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अब HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जॉब ड्यूटी हो सकती है कि उसको हमने हायर किया, that he or she should be making and developing job descriptions। इसके बाद the HR manager's job duty can also take the shape of being compensation managers, and by the expression of compensation managers we mean to say
develop compensation plans and handle the employee benefits program. ठीक है, कि लोगों को जो महीने के एंड पर आपने सैलरीज देनी है या आपने उनको जो वेजेस प्रोवाइड करनी है डेली बेसिस पर, उन तमाम चीजों को प्लान करना, या आपने जो पैकेज प्लान उनका बेनिफिट्स का बनाया है, इंसेंटिव्स का बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करना, ये भी आपके एचआर ड्यूटीज में शामिल मेजर टास्क होगा. इसी तरह the example of HR job duties can be that he or she is acting like training specialists, and the training specialists are the people who plan, organize and direct training activities. अब ये बात याद रखिएगा कि ये तमाम पॉइंट्स जो हम एग्जांपल्स में पढ़ रहे हैं, ये एक मैनेजर की जॉब में भी शामिल हो सकते हैं, और इन तमाम पॉइंट्स के हवाले से डिफरेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं. And obviously that would be dependent upon कि size of the organization वो कितना है. Suppose अगर आप 8,000 वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो 8,000 वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां पर मुमकिन है कि इन तमाम कामों को करने के लिए डिफरेंट लोग वो मौजूद हो. लेकिन अगर आप 100 वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि 100 वर्कर्स के लिए प्लानिंग करने के लिए इन तमाम कामों के हवाले से एक ही मैनेजर इज द पर्सन हु इज प्लानिंग ऑल द थिंग्स, राइट. सो अब हमें इस बात को समझना होगा कि बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, आपकी जो स्पेशलिटी ऑफ द टास्क्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. इसके बाद देयर कैन बी लेबर रिलेशंस स्पेशलिस्ट्स, and the labor relations specialists are the people who advise management on all aspects of union management relations. ठीक है, सो जितने भी लेबर यूनियन के मसाइल होंगे, जितने भी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स, सीबीए के इश्यूज होंगे, उन तमाम को मैनेज करना, टैकल करना, उसके लिए भी हो सकता है कि बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास अलहदा से एक मैनेजरियल पोस्ट वो अवेलेबल हो. इस सारे की डिटेल कि लेबर रिलेशंस कैसे मैनेज किए जाते हैं और लेबर यूनियन के साथ नेगोशिएशंस कैसे होती हैं, इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस वो करेंगे. नाउ यू आर लुकिंग एट एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कि जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की हम बात करते हैं, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नेस्ले कॉर्पोरेशन, कोको कोला, टेलीनॉर. तो जब हम एमएनसीज की बात कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एचआर डिपार्टमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल आप यहां स्लाइड पर देख रहे हो. फॉर एग्जांपल, द टॉप मोस्ट हायरार्की इन दैट डिपार्टमेंट कैन बी वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वो असिस्ट कर रहा है. Then under the Vice President Human Resource, we have Administrative Director, Employees Health and Services, Wage and Salary Administration, Recruitment and Placement Section, Administrative Director Training and Education, Manager Employee Relations Services, Administrative Director Benefit Services, Administrative Director Benefit Services related to the other aspects of the organizational payroll aspects, and then there can be Manager Labor Relations. ठीक है, सो अब इतनी बड़ी सी जो हमारे पास हायरार्किकल डायग्राम अवेलेबल है, ऑब्वियसली इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल साइज होगा वो भी हजारों वर्कर्स पर मुश्तमिल वो होगा. एंड लाइकवाइज हर एक के जो सेक्शन हमने डेवलप किया एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, उसके आगे फर्दर स्टाफ, फर्दर लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट स्पेशलाइज्ड वेज में वो कर रहे होंगे. नाउ the next topic your author is talking about in the book is related to the changing HR environment. के नए दौर में नए तकाज़ों के मुताबिक HR के हवाले से किस किस्म की तब्दीलियां दुनिया भर में रूनुमा वो हो रही हैं. इस मकसद के तहत आपके ऑथर ने 4 मेन एस्पेक्ट्स पर वो बात की है. The first aspect related to the changing HR environment is talking about globalization, then technological advances, then nature of work, and then we'll be talking about workforce demographics. इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं.
सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसका पता होना चाहिए। अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन वो गुजरांवाला में ऑपरेट कर रही है और उसकी कोई और ब्रांच और उसका ऑफिस गुजरांवाला के अलावा कहीं पर नहीं है, तो उसको हम नाम देते हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर फर्ज करें कि गुजरांवाला के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हो, तो हम उसको नाम देते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर फर्ज करें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज, जैसा कि एक बैंक हो सकता है, वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो उस सूरत में हम उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक शहर की हद तक महदूद लोकल, सपोज एक सूबे की हद तक रीजनल, सपोज अगर पूरे मुल्क में, उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल ऑपरेशंस। अगर फर्ज करें कि नेशनल लेवल के अलावा एक और कंट्री के साथ भी उसके ताल्लुकात और मामलात हो, वहां पर भी उनके ऑफिसेज हो, तो उसको हम नाम देते हैं बेटा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होगा दो मुल्कों के माबैन। और अगर फर्ज करें कि बहुत सारे कंट्रीज में उसके ऑपरेशंस हो, तो उसे कहते हैं मल्टीनेशनल, राइट। और अगर उसके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हो या मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हो, तो उस सूरत में हम उसे कहते हैं ग्लोबल कंपनी। तो आपको जो मैंने हायरार्की बताई, इट स्टार्टेड फ्रॉम लोकल, then regional, then national, then international, then multinational, and then comes the level of global. In theory, it is said कि अगर आप more than 50 countries में ऑपरेट करोगे, तो आपको ग्लोबल कंपनी का टाइटल वो हम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन का, जब हम जियोग्राफिक एक्सपेंशन की बात वो कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये है कि वर्ल्ड इज टेकन अप एज अ ग्लोबल विलेज। द रीजन बीइंग कि वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो बहुत आसानी वो हो रही हैं। अक्रॉस द बॉर्डर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत सारे रीजनल एग्रीमेंट्स वो किए जाते हैं। एमएनसीज के लिए कंट्री बॉर्डर्स वो ओपन हैं। हर कंट्री की कोशिश होती है कि वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आए। इंटरनेट के जरिए आप घर बैठकर पूरी दुनिया से राब्ता वो कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे मिले जुले रुझानों से हमारे पास द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो डेवलप होता है। अब एक और बात याद रखिएगा कि इस ग्लोबलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशंस को यह देखना है कि उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना वो करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, तो जिस वक्त आधी दुनिया में रात होगी तो बकिया आधी दुनिया में सुबह होगी। इसका मतलब क्या है कि आधी दुनिया में बिजनेस ऑपरेशंस अगर बंद हैं तो बकिया आधी दुनिया में बिजनेस ऑपरेशंस वो चल रहे हैं। सो अब 24/7 365 की सूरत हाल में अगर आपको ऑपरेट करना हो तो यह देखना होगा कि एचआर के हवाले से हमें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना वो करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हो तो डिफरेंट कल्चर्स का आपका सामना होगा, डिफरेंट तरह के लोगों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को टैकल करना पड़ेगा, डिफरेंट तरह के काम करने के रुझानों को टैकल करना पड़ेगा। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के। अब ऑब्वियसली इस ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव को मैनेज करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी,
इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मौजूद है जो टेक्नोलॉजिकली हमें सपोर्ट कर रही है ताकि हम बड़े वॉल्यूम के ऊपर अपने बिजनेसेस को वो लेकर चल सकें। अब उन तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के केस में हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि उन तमाम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, हम किन सिस्टम्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट वो बनाएंगे। सो देयरफॉर जो टेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर बेहतरी आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो एचआर को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने भी सिस्टम इंटीग्रेशंस वो किस तरीके से मैनेज वो करनी है। जैसा कि अगर हम प्योरली एचआर रिलेटेड कुछ सिस्टम्स की मैं एग्जांपल आपको दूं तो वी हैव गॉट पीपल सॉफ्ट, वी हैव गॉट आउटलुक सॉफ्ट, हमारे पास सैप सिस्टम के मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास ईआरपी के मॉड्यूल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि एचआर की फंक्शनैलिटीज को वर्ल्ड वाइड मैनेज करने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं। सो द थर्ड चेंज इन एचआर एनवायरनमेंट इज टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है कि आप मैनुअल ऑपरेशन से ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, कनेक्टिविटीज बढ़ रही हैं, 24/7 365 काम हो रहा है, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर बेशुमार तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, सर्विस ओरिएंटेशन इंक्रीज कर रही है, प्रोडक्ट्स के अंदर जिद्दत, प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन, प्रोडक्ट्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट वो सब कुछ हो रही है। तो इन तमाम एचआर रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स को जो कि नेचर ऑफ वर्क के साथ वाबस्ता हो, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम डेवलप वो करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेहतर तौर अचीव वो हो सकें। इसी के साथ साथ हर कंट्री में काम करने के पैमाने, तकाजे, लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स वो भी फर्क होंगे, तो उसके मुताबिक भी अपने आप को एडजस्ट करना। दीज आर अगेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एचआर। Then there is a workforce demographics change, and that workforce demographics is basically bringing in diversity. ठीक है, so now there is diversity of age, diversity of gender, diversity of marital status, sect, caste, religion, nationality. So there are so many types of diversities we have to tackle with, जो कि organizations के culture को होमोजीनियस एनवायरनमेंट से हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में कन्वर्ट वो कर रहे हैं। एंड नो डाउट हर डाइवर्सिटी एलिमेंट के अपने चैलेंजेस, अपने तकाजे, अपने पैमाने, अपने इश्यूज वो होंगे, और उन सबको टैकल करना एचआर के हिस्से में आता है, और एचआर को उन चैलेंजेस को कंफर्टेबली और एनर्जेटिकली वो फेस करना है। यहां पर हमारी सेकेंड ज़ूम मीटिंग वो खत्म हो रही है बेटा, एंड विल बी हैविंग अ शॉर्ट ब्रेक, एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू आफ्टर 10 minutes sharp at 11 o'clock. Thank you for joining in the second Zoom meeting.